नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा के बाद राज्यसभा में चुनाव संशोधन विधेयक पास, विपक्ष ने किया विरोध। केंद्रीय मंत्री बोले, बिल पर अफवाह न फैलाए विपक्ष। ईडी की पूछताछ में ऐश्वर्या ने किए कई बड़े खुलासे, कार्रवाई से बौखलाई जया बच्चन का योगी सरकार पर तंज, बोली चुनाव आने की वजह से कर रहे हैं टारगेट। पीएम मोदी ने प्रयागराज में महिलाओं को दी 1000 करोड़ की सौगात, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले यूपी में पहले था माफिया राज। अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें, चांदीवाल आयोग ने लगाया 50,000 का जुर्माना, भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रहा है आयोग। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर लगाया बैन, फैला रहे थे भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। सबसे पहले बात वोटर को आधार कार्ड से जोड़ने वाले बिल की। 5 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी सरकार ने धांधली को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को लोकसभा में चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक पास हुआ और आज राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी मिल गई। विपक्ष के विरोध के बाद भी मोदी सरकार राज्यसभा में ये बिल पास कराने में कामयाब रही। इस बिल का मकसद वोटर आईडी को आधार कार्ड के साथ जोड़ना है। वहीं इस बिल के कुछ प्रावधानों पर विपक्ष ने आपत्ति जताई और बिल को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। हालांकि सरकार ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया है। डॉक्टर साहब, चुनाव सुधार बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। इस बिल के पास होते ही विपक्ष में इतनी बौखलाहट बढ़ क्यों रही है? देखिए, ये बिल है क्या? ये बिल जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी, जिसमें बोगस वोटिंग के ऊपर प्रतिबंध लगे, जितनी धांधली होती है उस पर लगाम लगे। इस दृष्टि से इलेक्शन कमीशन ने यह प्रपोजल दिया कि भाई अगर हम आधार से जोड़ लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। 2018 में इसी प्रपोजल के ऊपर कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम उसका समर्थन करते हैं। और अब यही लोग कह रहे हैं कि समर्थन नहीं करते। इसे समझना जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई सारे लोग हैं जो अपने घर पे नहीं होते, वोटिंग के दौरान कहीं बाहर काम कर रहे होते, वोट नहीं दे पाते। और कई ऐसी घटनाएं होती हैं कि जहां बोगस वोटिंग हो जाती है। आपने सुना होगा कि आप वहां मौजूद नहीं है और आपके नाम का वोट किसी ने दे दिया जी। इस प्रोसेस के बाद से जब इसे आधार से लिंक कर दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को गिनाया जा रहा है, कहा जा रहा है भाई निजता, इसमें लोगों की प्राइवेसी जो है वो जाएगी, गोपनीयता की जो सीक्रेट वोटिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अफवाह है। आपके पास जो वोटर आई कार्ड है उसमें आपका नाम भी है, पता भी है, घर का भी है, परिवार मेंबर्स का सारा जानकारी तो ऑलरेडी है। दूसरी बात, विपक्ष ये नहीं बता पाएगा कभी भी, या कोई नहीं बता सकता कि सीक्रेट वोटिंग कैसे ये हैम्पर करेगा। भाई आधार कार्ड से उसको लिंक करने से ये कैसे कौन बता सकता है कि आप किसे वोट दें? तो हो ये रहा है कि जिस तरीके से सीए को लेकर के अफवाह उड़ाया गया, जिस हिसाब से कृषि कानूनों को लेकर के अफवाह उड़ाया गया, इस कानून को लेकर के भी अफवाह उड़ाया जा रहा है। और सरकार ने बहुत सही काम किया है कि इसे बाकायदा पास करवा करके इसे कानून में तब्दील किया है। जी डॉक्टर साहब,
अगली खबर बौखलाई जया बच्चन पर। पनामा पेपर्स लीक से जुड़े टैक्स चोरी के मामले में ईडी ने एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन से कई घंटों तक पूछताछ की। इस दौरान ऐश्वर्या राय ने कई बड़े खुलासे किए। वहीं बहू पर कसे शिकंजे के बाद जया बच्चन बौखला उठी हैं। पहले उन्होंने राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान बीजेपी को श्राप दिया और अब ऐश्वर्या पर हुई कार्रवाई को लेकर मोदी योगी सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, लड़खड़ाती नाव से सबसे पहले कौन भागता। यही हाल हो रहा है इनका। डरे हुए हैं, यूपी से चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ये लोग लाल टोपियों से घबरा गए हैं। ये लाल टोपी ही इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी। डॉक्टर साहब, ऐश्वर्या से पूछताछ के बाद तो कटघरे में बच्चन परिवार आ गया है, इसी वजह से बौखला रही हैं बच्चन। देखिए, बहुत सारी समस्याएं बच्चन परिवार के ऊपर है। सासू माँ राज्यसभा में सरकार को शाप दे रही है और ससुर जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भरोसा टूटता है तो उसकी आवाज़ नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। भाई, पनामा पेपर से आए हैं, उसमें आपके नाम का मेंशन किया हुआ है। अमिताभ बच्चन की 4 कंपनियां हैं। वो 4 कंपनियां $5,000 से $50,000 का उसका कैपिटल दिखाया है आपने, और शिपिंग का बिजनेस आप कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय से 6 घंटे तक जो पूछताछ हुई, उनसे पूछा गया कि भाई आप ये बताएं कि आपके जो फॉरेन ट्रेवल के जो डिटेल्स हैं, उससे ये बात साबित हो रहा है कि आप उस कंपनी, जिन कंपनियों के बारे में आप कह रही हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं, जो पूछताछ की गई तो वो बाकायदा बताया गया था कि सब कुछ भूल जाना, याददाश्त चली गई इनकी। वो बोले नहीं जानते, मुझे कुछ मालूम नहीं। मेरे सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेरे मृत पिता, सारा ठिकरा अपने मृत पिता के ऊपर उन्होंने डाल दिया कि भाई वही हमारे सारे फिनेंशियल इस चीज़ को देखा करते थे, सारे फिनेंस को, मुझे कुछ मालूम नहीं है। अब पिता है नहीं जवाब देने के लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल जो है ईडी ने तैयार कर रखे थे। उनसे पूछा गया कि भाई आप इस मीटिंग में उस दिन वहां पे थी या नहीं थी। पहले आप इसकी डायरेक्टर थी, फिर आप शेयर होल्डर बन गई, फिर जब शादी आपकी हो जाती तो उस कंपनी को आप बेच देती हैं। जिस कंपनी को आपने $50,000 में बनाया, वो $1,500 में आपने क्यों बेच दिया? ये सारे सवाल हैं। बहुत सारे जो विदेशी बैंक्स हैं, उसमें ट्रांजैक्शन को लेकर के इनसे सवाल किया गया। तो इन सवालों को तो जवाब देना ही पड़ेगा। भाई, आप बिग बी की बहू हैं, राज्यसभा एमपी जया बच्चन की बहू हैं, आप मिस वर्ल्ड रही हैं, तो क्या आपके ऊपर कानून लागू नहीं होगा? ईडी आप पे पूछताछ ना करे, कार्रवाई ना करे? और जब कार्रवाई हो रही है तो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। अभी इस खेल की शुरुआत हुई है। जो खबरें आ रही हैं वो बड़ा डिस्टर्बिंग है। अगला नंबर अमिताभ बच्चन का है। उनकी भी 4 कंपनियां हैं, उनके नाम से भी पनामा पेपर्स में उनके नाम आए हैं। तो अभी देखिए, ये तो अभी स्टोरी डेवलप ही हो रही है। जी डॉक्टर साहब, अब बात संगम नगरी को मिली सौगात पर। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने 1,60,000 महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 1,000 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर किए और 202 टेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में सुरक्षा भी है, अधिकार भी है। आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। पीएम ने आगे ये भी कहा कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी ने संगम नगरी में महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। इससे विपक्ष को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है और मिर्ची भी लगी है। मिर्ची तो बहुत तेज लगी है। यह कार्यक्रम खत्म होता है और समाजवादी पार्टी सीधे इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, कहती कि देखिए ये बहुत गलत काम हो रहा है। सरकारी संसाधनों का जो है वो इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वो रैलियां करने में कर रहे हैं। ये रैलियां भी हैं और आप ये समझिए भाई, हर सरकार करती है, कौन सी नई बात है। लेकिन सरकारी योजनाओं को आप उसको घोषणा कर रहे हैं जी। आप 1,000 करोड़ रुपए एक बार वो ट्रांसफ़र वहाँ से हो रहा है, तो ये तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का आशीर्वाद मिलेगा।
जिसके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे और वही आधार के जरिए ही ट्रांसफर हो रहा है, ये भी समझ लीजिए। ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो पा रही हैं कि आधार ने वो सिस्टम तैयार किया कि सीधे आपने बैंक से उसको जोड़ दिया तो सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बीच में कोई दलाल, बीच में कोई बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है जी। अब तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, जो बड़ी बेशर्मी के साथ लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि बहुत भ्रष्ट सिस्टम है, हम 1 रुपये भेजते हैं, सिर्फ 13 पैसा पहुंचता है, बाकी सारा पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। अब तो वो बात नहीं है, अब केंद्र से 100 रुपया भेजा जाता है और जो बेनिफिशरीज हैं, जो गरीब जनता है, उसके बैंक अकाउंट में 100 रुपये ही आते हैं। तो ये आप शिकायत लेकर के चलेंगे, अब इलेक्शन कमीशन को अपना पोजीशन बताना पड़ेगा कि भाई प्रधानमंत्री को वो कैसे रोके या क्या करे नहीं करे। लेकिन एक बात और, इस महिलाओं को लुभाने के दौरान जो बात कही गई कि शादी की उम्र जो है वो 21 साल लड़कियों के लिए, कि ताकि वो अपना भविष्य अपने पैर पे खड़े होने के लिए उसके पास और भी ज़्यादा मौका मिले। जैसे ही इसकी घोषणा हुई, सारे मौलाना वो सीधे सब कुछ छोड़ छाड़ के सड़क पे आ गए कि नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत फैसला है, सरकार को शादी वादी के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे वाह, आप जो है नाबालिग बच्चियों को शादी करवा दें। जो सऊदी अरब से शेख आते हैं वो 6-6 साल की बच्ची, 10-10 साल की बच्ची को खरीद के लेके चले जाएं और आप कह दें कि भाई ये निकाह है, तो ये भी एक मैसेज दिया गया कि हिंदुस्तान में ये जो सरकार चल रही है वो धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं करती है और ये जो कानून जो लागू होगा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब महिलाओं, सब बच्चियों के लिए बराबर रूप से अप्लाई करेगा। तो यूपी में जो आज इसको कह सकते हैं कि महिलाओं को लुभाने के लिए जो कार्यक्रम किया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर देशमुख की बढ़ी मुश्किलों पर। देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल आयोग ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देशमुख पर जुर्माना इसलिए लगा है क्योंकि उनके वकील सचिन वाजे की जिरह के लिए मौजूद नहीं थे। आयोग ने जुर्माने की राशि सीएम राहत कोष में जमा कराने का आदेश दिया। इससे पहले अनिल देशमुख के खिलाफ आयोग ने पिछले दिनों पेशी वारंट जारी किया था और सचिन वाजे को भी तलब किया गया था। सर, देशमुख पर जांच आयोग ने जुर्माना लगा दिया है, क्यों ये कार्रवाई की गई है? देखिए, कोई सीरियसली नहीं ले रहा चांदीवाल आयोग को। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में राजनीति में बड़ा अटपटा, इसको समझना जरूरी है। गोधरा कांड हुआ था, सबको मालूम है कि मुस्लिम भीड़ ने कार सेवकों की बोगियों में जो आग लगा दी, बाहर से आग लगाया गया, लेकिन इसको पॉलिटिकली कैसे अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करना है, ये साबित कर देना कि आग मुसलमानों ने नहीं लगाई, वो अंदर से ही खाना बनाते बनाते अंदर से ही किसी ने ये आग लगा दिया था। तो उसके लिए बनर्जी कमीशन बिठा दिया लालू यादव ने। ये सेकुलर पार्टियों की आप देखिए कि कितना ज़्यादा इन लोगों का मन बढ़ा हुआ था। आप दिन के माने दिन को रात और रात को दिन प्रूफ करने में आप लग जाते थे। तो बनर्जी आयोग को कोई सीरियसली नहीं लिया, उसकी रिपोर्ट भी आ गई और उसने ये भी कह दिया कि अंदर से ही आग लगी थी। तो वसूली कांड एक हकीकत है। वसूली कांड वहां पे सचिन वाजे और पुलिस वाले सब मिलकर के अनिल देशमुख के लिए वसूली कर रहे थे, ये तो ऑलरेडी नोन फैक्ट लग रहा है। कोर्ट इस तरह से बयान भी दे रहे हैं, जजेस के जो बयान आ रहे हैं। पिछली सुनवाई में जो असिस्टेंट थे अनिल देशमुख के, उसके ऊपर हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये लोग तो प्राइमा फेसी देखने से लग रहा है कि भाई ये पैसे लिया करता था। तो उसको झूठ साबित करना है कि बड़ा इनोसेंट है अनिल देशमुख, उसके लिए आपने चांदीवाल आयोग बना दिया। चांदीवाल आयोग का काम था कि भाई इसको ये खत्म करना, लेकिन वहां भी लोगों ने खेल कर दिया। सचिन वाजे वहां जाकर के बोलते कि भाई हमने कुछ नहीं लिया है, हमने कुछ नहीं किया है। अब ये कहीं कोई रास्ता मिल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को वैसे भी झटका लग गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जांच जो सीबीआई करेगी,
जब सुप्रीम कोर्ट ये बात को कह रही है कि भाई जांच सीबीआई करेगी, तो बाकी चांदीवाल आयोग ये वो उसका कोई माने मतलब है नहीं रहा। तो इसलिए अनिल देशमुख के जो वकील थे वो नहीं जा रहे हैं, वो छोड़ दे रहे हैं कि भाई जाने से क्या फायदा, माथा पच्ची अपना कराना। तो चांदीवाल आयोग को बुरा लग गया, उन्होंने कह दिया कि भाई 50,000 का आप जुर्माना दे दो। आप क्यों नहीं आए? आपको बताया गया था भाई इतने बजे आना है, जीरा करनी है आपको सचिन वाजे से। अब सचिन वाजे से क्या जीरा करोगे आप? सचिन वाजे के पास तो सबकी चाबी है, सबकी चाबी है, वो तो मेन आदमी है जो उगाही करता था। इस खेल का बहुत ही सिंपल बात समझ लीजिए, ये एक ओपन एंड शट केस है, क्योंकि उगाही करने वाला बोल रहा है मैं उगाही कर रहा था, उगाही देने वाला जिन लोगों ने पैसे दिए वो प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि हमने पैसे दिए। तो भाई किसके लिए गया और कहाँ गया, कौन कौन इसके बेनिफिशरीज हैं, कौन कौन नेता? एक तो गृह मंत्री जी जेल के अंदर हैं, बाकी लोगों का नंबर आ जाएगा। तो ये उतना ही ओपन खेल है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर, पाकिस्तान पर हुए बड़े एक्शन पर यूट्यूब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले पाकिस्तानी 20 यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया है। यूट्यूब ने यह कार्रवाई मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के एक आदेश के बाद की है। हालांकि सरकार की ओर से इस कार्रवाई के बारे में आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी 20 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से संचालित होते थे और 2 वेबसाइट को भी पाकिस्तान से ही ऑपरेट किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक इन चैनल और वेबसाइट्स को पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की मदद से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। सर, जो बैन हुए पाकिस्तानी 20 यूट्यूब चैनल किसके इशारे पर काम कर रहे थे? मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं, पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों में शुरू से लगा हुआ है। खालिस्तानियों का जितना प्रोपेगेंडा मटेरियल होता है वो पाकिस्तान से स्टार्ट होता है। मैं ताज्जुब इस बात पे कर रहा हूं कि खबर तो आ गई, लेकिन हिंदुस्तान के ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो सेल्फ डिक्लेयर्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो चैंपियंस हैं, इन्होंने अब तक छाती पीटना शुरू नहीं किया, रोना धोना शुरू नहीं हुआ, कैंडल मार्च शुरू नहीं हुआ कि ये तो आवाज को घोटा जा रहा है। अब ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। ये मसला सिर्फ 20 यूट्यूब चैनल का नहीं है। हिंदुस्तान में मूर्खों की कमी नहीं है। जब ये आंदोलन, किसान आंदोलन शुरू हुआ, फिर वो जो शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हुआ, इस दौरान हिंदुस्तान की एजेंसियों को अच्छी तरह से भली भांति मालूम था कि शाहीन बाग में जब हुआ तो वहां से पाकिस्तान में कम से कम 700-800 के आसपास फर्जी फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे थे, जो खुद को इंडियन नाम बताते थे, हिंदू नाम रख लिया, किसी का तस्वीर हिंदुस्तान के किसी का तस्वीर लगा लिया और वो सरकार के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ वो चालू। और मूर्खता मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सारा मटेरियल पाकिस्तान से आईएसआई फेंक रहा है और यहां आम आदमी पार्टी वाले, कांग्रेस वाले ये सब रीट्वीट कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कितना आसान कर देते हो आप काम पाकिस्तानियों का। किसान आंदोलन जब चालू हुआ तो उसमें इन लोगों ने सरदार का रूप धारण कर लिया। 500 ऐसे ट्विटर अकाउंट्स, ये बाकायदा चार्जशीट में दायर है दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में। अब इन लोगों ने सरदार की तस्वीर लगा दी, अपना नाम कुछ कुछ रख दिया, सुखविंदर सिंह, तो ये वो ऑपरेट कहां से हो रहा है? तो कराची से, लाहौर से, रावलपिंडी से, और यहां पे लगे पड़े हुए सारे लोग रीट्वीट करने में। क्यों हो रहा है? तो खालिस्तानी और ये और वो सारा चीज। अब ग्रेटा थनबर्ग क्या कर रही थी? ये टूल किट क्या था? ये टूल किट तो वैसे ही कि प्लान तरीके से सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान को बदनाम करना है। ग्रेटा थनबर्ग हो और उसकी एक चेली जो बेंगलोर में थी, जो जेल गई, जिसके लिए छाती पीट रहा था सब लोग। भाई इन्वायरमेंट, ये दे कॉल देमसेल्व्स इन्वायरमेंटलिस्ट, है ना? ये जो है इन्वायरमेंट
के लिए काम करते हैं ये लोग, ग्रेटा थनबर्ग और ये सारे लोग। पराली जला रहे हैं किसान, पूरा एनसीआर जो है वो चिमनी बन गया, मुंह से आवाज नहीं आ रही। ये दरअसल पैसे लेकर के इस तरह का प्रोपेगेंडा करने का काम, और आईएसआई का ये स्टेटेड पॉलिसी है। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेना से लड़ नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है। हमने 2-2 बार घुस के मारा, वो एक हवाई फायर भी नहीं कर पाए, है ना। तो उनको डर लगा हुआ है, तो अब क्या करेंगे आप? तो यही इधर से जो ये यूट्यूब चैनल बना करके, तो ट्विटर अकाउंट खोल करके आप गाली गलौज की भाषा, उल्टी पुल्टी चीज़ें वो आप कर रहे हो। सरकार ने सही काम किया है, और जो कोई भी इन बैन के खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आई, समझिए कि वो देश का गद्दार है। जी डॉक्टर साहब, इतनी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।